पहले भी बात हुई थी हमारी, तो जिसमें ये कहा गया था कि पैंडेमिक होती है उसके 3 स्टेजेस आते हैं। तो ये जो भी सेकंड स्टेज चल रही है वो फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा खतरनाक है और जो थर्ड स्टेज आएगी वो थोड़ी वीक होगी। तो ऐसे में सेकंड स्टेज में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा देखी गई और लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण ज़्यादा डेथ आंकड़े आ रहे हैं। तो सर ये अवेयरनेस पहले से क्यों नहीं किया गया जब पता था कि सेकंड अभी स्टेज आनी है? ऐसा नहीं, स्टेज आने की बात नहीं होती है जो आप कह रहे हो कि ऐसी कोई स्टेज थर्ड आएगी, स्टेज आएगी। जो भी इनफैक्ट जो भी पेंडेमिक होता है उसका एक दायरा होता है, उसका एक तरीका होता है जो हम पिछले पेंडेमिक के साथ कंपेयर करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेकंड वेव आएगी वो उससे स्ट्रॉन्ग ही आएगी। कई बार सेकंड वेव नहीं भी आती है कई बार से। तो ये चीज़ें इनको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ये ज़रूर है कि जिस अवस्था में कंडीशन आती है, कई बार स्पाइक्स आती हैं, खाली पीक अलग चीज़ आती है, स्पाइक्स आती हैं कि कुछ समय के लिए जो है एकदम से केसेस बढ़ने लगते हैं, फिर वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाते हैं। अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो पीक है वो नहीं आई है, तो केसेस अभी भी और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे पिछला पेंडेमिक था, पिछली बार जब हमारा जिस समय पे वेव आई थी, पीक आई थी, उस समय पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरती थी। इस समय भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, मरीज ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, तो जो संसाधन है वो सही मात्रा में, ये सही है कि वो संसाधन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड हैं और हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम उन संसाधनों को उस स्तर तक नहीं, किसी भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए उस स्तर तक संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल है, तो हमें उसका जुडिशियस प्रयोग करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी और सही तरीके से हम आम व्यक्ति को इस बीमारी से बचा कर रख सकें, उससे ही हम संसाधनों का सही प्रयोग कर सकेंगे। यदि एक समय में बहुत ज़्यादा बीमार होंगे तो संभावित है कि जो हमारे संसाधन उन पर अनावश्यक दबाव पड़े। सर हमें कोरोना वायरस अब नेकेड आई से नहीं दिख रहा, वैसे हमें ऑक्सीजन भी नहीं दिखती है, तो ऐसे में कितने देर तक मास्क को पहने रखें या क्या है अपने आप को सेफ रखने का और तरीका? लगातार हमें मास्क को पहनना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे इस तरीके को, क्योंकि अगर हम कुछ देर के लिए भी मास्क नहीं पहनेंगे तो संभावित है कि हम उस समय में जब सांस लेंगे और कोई किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाते हैं तो उस समय में हम इन्फेक्शन ग्रहण कर लेंगे। अगर हम दिन में 20 घंटे पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हैं और उसमें हम मास्क डाल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए हम फिर भी ऐसी जगह घूम रहे हैं जहाँ पे हम मास्क नहीं डाल रहे हैं, तो संभावित है कि हम उस समय में इन्फेक्शन पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर मास्क का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए जब भी हम बाहर पब्लिक प्लेस पे निकलें उस समय बहुत आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब हम घर हों, क्योंकि उस अवस्था में हम लगातार रह रहे हैं और किसी को सिम्टम नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में बीमार नहीं है, तो हम घर पे मास्क उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में जा रहे हैं जहां हमें पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उसमें लक्षण है नहीं है, या हो सकता है वो उसमें लेटेंट फेज़ में हो और उस व्यक्ति में अभी लक्षण ना हो, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनको हम बोलते हैं, लेकिन उसमें वायरस हो, ऐसे समय में यदि हम उसके व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो बहुत संभव है कि हमें इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए पब्लिक प्लेस पर जब भी हम जाएं, ऐसी जगह पे, ऐसे वातावरण में जाएं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि इस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ऐसे समय पे हम लगातार हर बार हर जगह दोनों मुंह और नाक ढके हुआ मास्क डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस इन्फेक्शन से दायरे से बच सकते हैं। घर पर जहाँ जिन लोगों की स्थिति के बारे में हमें पता है कि उनमें सिम्टम नहीं है, लगातार हम उनके साथ रह रहे हैं और दूसरा बाहर का व्यक्ति हमारे घर में नहीं आ रहा है, तो हम इस इन्फेक्शन उस समय हम मास्क को रोक सकते हैं, नहीं पहन सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार है, उसको इन्फेक्शन हो चुकी है और हमें पता है वो इन्फेक्शन है, तो उस व्यक्ति को भी हमें अपने से दूर रखना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी लगातार मास्क पहनना पड़ेगा और हमें भी लगातार मास्क का पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। ये नहीं देखता ये किसके माध्यम से किसको फैल रहा है। जब भी 2 व्यक्ति संपर्क में आएंगे और बिना मास्क के आएंगे तो दोनों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमण करेगा ही करेगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जा रही है, हरियाणा में सर कितने ऑक्सीजन प्लांट है और अपने यमुनानगर में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है अभी? देखिए, ऑक्सीजन जो प्लांट है वो बेसिकली हमारे यहाँ जो 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो हमारे लिक्विड ऑक्सीजन होती है
वो लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करने के प्लांट होते हैं जो देश में बहुत लिमिटेड हैं, जैसे हमारे पानीपत में है, इसी तरह से कुछ और यहाँ पे रुड़की में है हमारे नज़दीक, और भी कई जगह ऐसे प्लांट्स हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और कई जगह पर लिक्विड ऑक्सीजन से गैस की सिलेंडर भरने के लिए, जिनको बॉटलिंग प्लांट बोलते हैं, ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो उस लिक्विड ऑक्सीजन से सिलेंडर भरते हैं, या सीधे भी वो लिक्विड ऑक्सीजन क्रायो सिलेंडर में ट्रांसफ़र की जाती है। और दूसरे जो प्लांट्स हैं जो एयर से, जिसको बड़े साइज़ के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बोलते हैं, जो एयर से ऑक्सीजन तैयार करते हैं। तो यमुनानगर में भी एक यमुना ग्लू के नाम से ऐसा प्लांट लगा हुआ है जो ऑक्सीजन तैयार करता है, एयर से ऑक्सीजन तैयार करता है। तो वो उसको कोई रॉ मटेरियल की लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वो एयर से ही कंसनट्रेट करके जो है ऑक्सीजन तैयार करता है और सिलेंडर में भर देता है, और हॉस्पिटल्स में और उसमें इंडस्ट्री में उसका यूज़ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यमुनानगर में अभी जो है कि ऑक्सीजन की कमी से तो इंसानों की मृत्यु नहीं होगी फ़िलहाल, क्योंकि हमारे यहाँ वो, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल सोर्स से तैयार करने वाला प्लांट लगा हुआ है, और उसकी 400 सिलेंडर प्रतिदिन की जनरेशन की कैपेसिटी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन की भी मात्रा में 4 से 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन पहुँच रही है, उसे भी बॉटलिंग प्लांट द्वारा सिलेंडर से और लिक्विड क्रायो सिलेंडर्स में उसकी आपूर्ति हो रही है। तो उससे हम महसूस कर सकते हैं कि फ़िलहाल तक हमारी स्थिति दूसरे ज़िलों से थोड़ी बेहतर है। लेकिन अभी भी जो सभी जगह पर हैंड टू माउथ सिचुएशन है, ऑक्सीजन बिल्कुल उतनी ही है जितनी हमें मिल रही है, उतनी ही हमें आवश्यकता है। उसको हमें बहुत अच्छी तरह से कंजर्व करना पड़ेगा। उसके ऑक्सीजन के ऑडिट भी किए जा रहे हैं, सभी हॉस्पिटल को निर्देश भी दिए गए हैं कि इस टाइम पे एक बूंद भी ऑक्सीजन की, एक जो ड्रॉप भी ऑक्सीजन का लिक्विड के फॉर्म में हो चाहे गैशियस फॉर्म में हो, वो वेस्ट नहीं किया जाए। उसका ऑक्सीजन का लगातार ऑडिट किया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी समझाया जा रहा है कि इस समय एक जो है सांस जो है वो ऑक्सीजन के माध्यम से हमें सेव करनी है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम ऑक्सीजन को जितना कंजर्व कर सकें, जितना जुडिशियस यूज़ कर सकें। ये करना चाहेंगे सर कि बेड को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, जितनी हमारी हॉस्पिटल में बेड की संख्या थी, हमने जो पिछले पेंडेमिक के समय थे उससे लगभग 1.5 गुना बेड हमने इस बार बढ़ा दिए हैं। उसमें ऑक्सीजन बेड भी शामिल हैं, उसमें कुछ वेंटिलेटर की व्यवस्था भी शामिल है, बाईपैप की भी, आईसीयू की भी व्यवस्था शामिल है। और धीरे धीरे हम और भी हॉस्पिटल्स को इसमें रोक कर रहे हैं। जो पिछली बार काम नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल प्राइवेट, उन्होंने भी इस बार जो है अपनी सहमति जताई और वहाँ हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं। इसी तरह से तेजली में भी हमने लगभग 300 बेड की ऑलरेडी व्यवस्था रखी हुई है और उसको हम 300 बेड तक भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तक तो अभी ऑक्सीजन बेड्स की हमारे ज़िले में कमी नहीं है। आज की डेट में भी हमारे 85 के लगभग ऑक्सीजन बेड जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन यदि संक्रमण और बढ़ता है तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इन व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जाए, ताकि किसी व्यक्ति की जो बेड की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से किसी व्यक्ति की यमुनानगर में डेथ ना हो। तो अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई आज की डेट में ऑक्सीजन की कमी से? अभी तक हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे ज़िले में कोई ऑक्सीजन की कमी से या बेड की ना मिलने की वजह से एक भी कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया और ना ही हुआ है।